का पेपर 1 पेपर के लेवल की अगर आप बात करें तो अच्छा पेपर था। जे एडवांस के लेवल का था। कुछ सवाल अच्छे थे, कुछ सवाल आसान थे। आइए हम वन बाय वन सब सवालों को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि दो मास हैं, एक मास है m, एक है 2m, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ बिफोर कोलिजन। मतलब इसकी वैसिटी कुछ आपके पास में अगर v1 है जिसकी कुछ v2 होगी, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, मतलब दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो क्या था, mv1 इज इक्वल टू 2mv2 था, ऐसा एक्सप्रेशन था। तो v1 किसके बराबर है, 2v2 के बराबर है। क्लियर। आपसे बोला गया कि अगर E इज इक्वल टू 1 आएगा आपके पास में, अगर E इज इक्वल टू 1 है तो कितनी कितनी वैल्यूज आएगी वो पूछ रहा है। तो हमने V2 को मान लिया, कुछ V मान लिया, और V1 को कितना मान लिया, फिर 2V मान लिया। इतना सही ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। फिर ये V2 हो गया आपके पास में, ये V1 हो गया। अब आप इसमें E इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग केस बना दीजिए। तो हमने मान लिया E इज इक्वल टू 1 के बाद में इसकी सिटी कुछ इधर आ गई, V3 मान लो, इसकी इधर कुछ V4 मान लो। एक आप क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल भी 0 होना चाहिए आपके पास में। तो यहाँ पे 2m, यहाँ पे m। तो अगर आप फाइनल इनिशियल 0 था, फाइनल भी 0 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2v हो जाएगी कुछ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, कुछ v हो जाएगी। तभी तो ये केस संभव होगा आपके पास। ठीक है। अब आपसे बोला गया कि इफ E इज इक्वल टू 1 द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ m इज ग्रेटर देन, नहीं इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम रह रहा है, मतलब इनिशियली इसका मोमेंटम था 2mv, अब इसका 2mv, बस डायरेक्शन बदल गया आपके पास। तो अगर यार ऐसा केस आपके पास में, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं बदलनी चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में तो बोल रहा है कि किसी की बड़ी किसी की छोटी, ये गलत है। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, नहीं ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही है, उसने बोला कि दोनों की डी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम रहेगी आपके पास में। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर सेकंड में आपसे बोल रहा है कि एक सोप बबल है, उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हमने बना दिया। इज फॉर्म्ड इन वैक्यूम, बाहर वैक्यूम है आपके पास। ठीक है। इट इज filled with a monatomic gas, इसके जो गैस है that is monatomic, then using a series more gas is pushed inside the soap bubble to double the radius। आपने क्या किया, फाइनली कुछ ऐसा कर दिया, आपने इसका जो वॉल्यूम था वो कुछ इंक्रीज किया और रेडियस को आपने क्या कर दिया बच्चों, डबल कर दिया। ठीक है। सरफेस टेंशन गिवन है आपको, सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन इज 0.05 न्यूटन पर मीटर। सबसे पहले बोला गया कि आपके इसमें पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में बोला चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो हम चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या निकालते हैं भाई साहब, जो सरफेस एनर्जी होता है दैट इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई एरिया। पर यहाँ पे कितने एरिया लेने, 2 एरिया लेने, ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे कितने एरिया लेने बच्चों, 2, एक नहीं लेना, बिकॉज सोप सरफेस के दो सरफेस होते हैं यहाँ पे। अगर एक सोप बबल है तो उसमें 2 सरफेस होंगे। तो अगर आप बात करेंगे सर क्या पूछ रहा है ये, दैट इज चेंज इन सरफेस एनर्जी। चेंज इन सरफेस एनर्जी वो कितना है आपके पास में, T 2T मल्टीप्लाई चेंज इन सरफेस एरिया, या फिर एरिया, डेल्टा एरिया 2T। एरिया क्या लिखेंगे आप, एरिया देखिए इनिशियली एरिया था दैट इज 4 पाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट विल बी 1/100 का स्क्वायर, माइनस 4 पाई, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, बिकॉज जो दूसरे वाला एरिया है वो ज्यादा है, पाई डिवाइड बाय 2/100 का स्क्वायर। सही है इतनी बात। ठीक है। थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। तो यहां पे आपके पास में ये तो बन जाएगा 8 T पाई, यहां पे बना आपके पास 4/10⁴ माइनस 1/10⁴ कितना बनाइए 8। T की वैल्यू पुट करते हैं, दैट विल बी 5/100। T की वैल्यू पाई, दिस वैल्यू इज 3/10⁴। ऐसी कुछ टर्म बन रही है आपके पास। अच्छा अब देखिए कुछ निकल के आ रहा है यहाँ पे, आपने इसको काटा तो ये 20 बन गया, यहाँ पे आप काटेंगे तो दिस विल बिकम 10 एंड दिस विल बिकम 4। तो कितना बन गया, 12 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁵ जो। तो ए ऑप्शन आपके पास में, ये बोला 6 पाई मल्टीप्लाई 10⁵ नहीं आएगा, कितना 12 पाई मल्टीप्लाई 10⁵, इस वजह से ए ऑप्शन सही नहीं है। ठीक। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द टोटल द नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द बबल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। तो आप क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो प्रेशर था, यहाँ पे जो प्रेशर था दैट इज P0, बाहर तो 0 है आपके पास, तो कितना 2T/R बोल दो, R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कितना आपके T/R, R की वैल्यू कितनी आपके पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है। आपसे बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल की, तो इनिशियली टेम्परेचर आपके पास में सेम रह रहा है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा, ऐसी बात कर रही है। अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा आपके पास तो आप लगाएंगे यहाँ पे आप N1, यहाँ पे आप टेम्परेचर लिखिए तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज PV डिवाइड बाय NR, दैट शुड बी इज इक्वल टू यहाँ का दैट इज PV डिवाइड बाय NR। यहाँ पे P1 P2 V1 V2
ये N1 हो गया, कुछ N2 हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके P1 की वैल्यू कितनी है 2T/R है, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है दैट इज 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। फाइनल प्रेशर की अगर आप बात करें दैट विल बी T/R और वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब और मल्टीप्लाई 8 बिकॉज रेडियस डबल हो गया आपके पास, ठीक है, डिवाइड बाय N1R और यहाँ पे आएगा N2R। R ने R को मार दिया, T/R ने T/R को, ये 4/3 पाई r, ये सब कुछ साफ हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास दैट इज N2 डिवाइड बाय N1 इज इक्वल टू 8। ये 2 है यहाँ पे तो ये 4 बनेगा ना, यहाँ पे एक 2 था आपके पास में तो ये कट जाएगा ना, 4 बनेगा। तो आपसे क्या बोला गया द नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द बबल हैव बिकम 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। सही बात है, N2 की वैल्यू 4 टाइम्स है, ठीक। फिर इसने क्या बोला, इफ सी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन सही हो गया बच्चों। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला गया, इफ गैस एडिड इज ऑल्सो मोनोटॉमिक, आपने जो गैस ऐड की है वो मोनोटॉमिक है, तो इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी इसकी बात कर रहे हैं। तो डेल्टा यू क्या होता है आपके पास, डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी, ऐसा ही होता है आपके पास, ठीक है। अब यार इसमें एक्चुअली जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बदल रहे हैं, इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स अलग थे, बाद में अलग थे। तो आप एनर्जी को हम सीधा लिखते हैं कि इनिशियल कितनी थी आपके पास NCV और T इनिशियल, और फाइनल की बात करें तो कितना है दैट इज NCV T फाइनल। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम रहेगी बिकॉज CV तो आपके पास में दोनों बोला कि मोनोटोमिक है, तो CV ऊपर वाले का और बाद वाले का वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली टर्म्स हम सेम रहेगी बिकॉज टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह रहा है, तो सारी कहानी N पे डिपेंडेंट है। तो इनिशियली तो एनर्जी थी वो मान लीजिए आप कुछ U थी, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी 4 टाइम्स हो जाएगी, कितना हो जाएगा बच्चों, 4U हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगी, 4 टाइम्स बढ़ेगी। ये बात भी सही है, मतलब आपके पास में जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। फिर इसने बोला इफ गैस एडिड इज डाइएटोमिक इंटरनल एनर्जी बिकम 6 टाइम। अगर ये डाइएटोमिक होगा तो यू फाइनल कितना बनेगा, पहले वाले के नंबर ऑफ मोल्स कुछ n थे और वो C कितना था आपके पास दैट इज 3/2R T। समझ में आ रहा है भी, उसके जो आपके पास CV होगा दैट इज 3/2R और टेम्परेचर इनिशियल आप T मान रहे हैं, फाइनल भी T का T रहना है। तो ये तो क्या मोनो के लिए। अब डाया के मोल्स कितने होंगे, इनिशियल थे N, अब बन गए टोटल 4N बन गए। तो इसके जो डाया के होंगे वो कितने होंगे, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो डायटोमिक गैस के होंगे दैट विल बी 3N मोल्स होंगे उसके। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है 5/2R मल्टीप्लाई T, 5/2R मल्टीप्लाई T। अच्छा ये टर्म देखते हैं यहाँ पे, ये टर्म बन गई यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे कितना बन गया बच्चों 15/2। सही है, तो ये टोटल आ गया आपके पास दैट इज N T/R। टोटल कितना आ गया आपके पास, दिस इज 9 NT/R। ये आ गया फाइनल आपके पास। अच्छा और इनिशियल कितना था, इनिशियल था N 3/2R। सही है, कितने टाइम्स आपके पास में बढ़ गई ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 6 टाइम बढ़ जाएगी। अगर आप 6 टाइम करेंगे तब जाके ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी। तो ये वाली बात भी सही है। तो हमने ये देखा भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसके 4 टाइम्स बन गए। तो अगर ये डायटोमिक डाली है तो इनिशियल वाले के नंबर ऑफ मोल्स n थे, वो तो नहीं बदले होंगे मोनोटोमिक वाले के। अगर आपने 4 टाइम्स बनाया है उसको तो 3n मोल्स किसके डाले होंगे, डायटोमिक के डाले होंगे। क्लियर है बच्चों, तो सवाल अच्छा था। इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए, ऑप्शन B, C एंड D। ठीक है, हम प्रॉब्लम नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा ठीक सवाल है। इसे बोला ये ग्राउंड फ्रेम है आपके पास, ये वाला एक्सिस कुछ एक्स एक्सिस है, ये वाला कुछ वाई एक्सिस ऐसे ना, और यहाँ से 8 मीटर की हाइट पे एक प्लेन उड़ रहा है और किस स्पीड से 60 मीटर पर सेकंड से, और जो फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है दैट इज 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज का सायरन से ये साउंड एमिट कर रहा है। इसे बोला फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड एट 0,0,6 0, ये यहाँ पे पॉइंट होगा। तो आप देखेंगे इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे, जैसे 0,0,6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इसको अगर आप ज्वाइन करें तो एंगल 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज वेलोसिटी कंप्लीट इसकी डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की 100 हर्ट्ज रहेगी। फिर बोला गया फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड एट 6,0, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप पकड़ लीजिए दैट इज 6,0,0। अब आप क्या करेंगे, इसके अलावा वैसे कंप्लीट ब्रेक कर लीजिए, ये वाला एंगल कुछ आप देख लीजिए यहाँ पे थीटा, इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप इसीलिए। ये 6 है आपके पास, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पे जो tan थीटा है वो आ गया 4/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री। तो आप कर पाएंगे इसकी वजह से कंप्लीट ब्रेक कर लीजिए, ये सोर्स है। फिर आप एक्सप्रेशन लगा दीजिएगा दैट इज स्पीड ऑफ साउंड कितना है आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड है 320। ऊपर ऑब्जर्वर आता है उसमें कोई चेंज नहीं, दैट इज 320 माइनस 160 और ये बन जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए। तो ये फ्रीक्वेंसी को सुनाई देगी। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है सोल्व करके,
क्लियर। तो इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो वो जो गिवन है वो नहीं आता आपके पास। सी ऑप्शन है वो है फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड एट बाय द रिकॉर्डर एट 8,0,4। तो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कहीं पे एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर निकालिए, ऐसे एक वेक्टर बना लीजिए, ये वाला वेक्टर, इसको ज्वाइन करने वाला ये वाला वेक्टर आप बना लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए आप। तो कैसे लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, तो ये वाला वेक्टर का मिल जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लीजिए, समझ में आ रहा है। इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में निकाल पाएंगे, फिर इसके और इसके बीच का एंगल निकाल लीजिए। फिर अगेन वही केस, दैट इज 160 cos थीटा, आप वहाँ पे कुछ एंगल फाई मान लो, वो फाई कर देना, यहाँ पे सोल्व कर लीजिएगा। तो ये बेसिक अप्रोच यही है, सिंपल सी अप्रोच है इसकी, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। अगर आप करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन सही मिलेंगे आपको, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपको ऐसा कुछ कर्व दिखा रखा है और वॉल्यूम है वो बदल रहा है ना आपके पास में, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, वॉल्यूम घट रहा है। इनिशियली आपको बोला कि 0 डिग्री पे आइस है। अब आपको पता है जब आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, पानी का वॉल्यूम कम होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आइस वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, उसका वॉल्यूम घटना शुरू होगा। तो ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे वॉल्यूम मिनिमम, मतलब यहाँ पे सारा जो आइस था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है, बिकॉज वाटर का गामा गिवन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो वाटर का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से पानी का वॉल्यूम बढ़ता है। तो वो सेटअप है आपके पास में, वो गामा गिवन है। गामा की वैल्यू कम होती है, इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसे कंसीडर नहीं करते, बहुत कम मान के चलते हैं, पर वो कुछ ना कुछ आएगा आपके पास में, उसका वॉल्यूम में चेंज होगा, तो वो चेंज दिखा रखा है आपको। अब आपसे कुछ कुछ चीजें पूछे। सबसे पहले पूछा इस V1 की वैल्यू कितनी होगी वॉल्यूम की, तो आप क्या बोलेंगे सर, जो आइस का मास होगा वही वाटर का मास होगा। तो मैंने क्या लिखा, मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। तो कितना होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ आइस 100 cc मल्टीप्लाई डेंसिटी, और डेंसिटी कितनी है आपके पास 0.9। मास ऑफ वाटर के लिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम V1 हमने मान लिया, डेंसिटी कितनी आपके पास 1। तो यहां से अगर आप V1 निकालेंगे तो V1 कितना आ गया 90 cc, तो V1 की वैल्यू होगी 90 cc। तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। बी ऑप्शन में चलते हैं, dH/dt। H बता रहा है कि भाई साहब हीट फ्लो पर यूनिट टाइम कितना होगा। तो मैंने क्या बोला कि मुझे समझ में आया कि कुछ एक सोर्स है जो पावर सप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है, उसका रेट ही निकालना है। तो मुझे दिखा है 5 मिनट में फुल्ली जो आइस था वो फुल्ली वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई होगी उसको। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है आपको 80, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना मास था वो चेक कर लेते हैं। तो वॉल्यूम था 100 मल्टीप्लाई इसकी डेंसिटी, दैट विल बी 0.9 ग्राम पर सीसी, तो यहां पे सीसी साफ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बन गया, ये टोटल हीट थी आपके पास में, हीट रिक्वायर्ड, इतनी हीट इसने ली होगी आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। अगर आप इसको थोड़ा काटेंगे तो ये टर्म यहाँ पे साफ हो जाएगी आपके पास। तो जो हीट आपके पास में आ रहा है 7200 कैलोरी, ठीक है। अब हमें हीट नहीं पूछा, हमें dH/dt पूछा। तो टोटल हीट इतनी फ्लो हुई कितने टाइम इंटरवल में, 5 मिनट्स में। तो अगर आप देखें dH/dt क्या यूनिट है इसकी, सेकंड की बात कर रहे हैं, 7200 डिवाइड बाय 5 मिनट्स है ना, तो 5 मिनट किस में कन्वर्ट कर लो, सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहां पे ये देखते हैं, ठीक है, इतनी बात। ये कितना आ रहा है, तो 24 आ रहा है। तो dH/dt आपके पास जो निकल के आ रहा है दैट इज 24 कैलोरी पर सेकेंड, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। तो बी ऑप्शन ही मैच कर गया। अब पूछ रहा भाई से tan थीटा कितना है, ये वाला, ये इसका एंगल की बात हो रहा है। तो यार ये एंगल कैसे निकाला जाएगा, इसको निकालने के लिए आप ये देखिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए ना। तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, और ये क्या है आपके पास में टाइम। तो अगर आप dV/dt निकाल दें, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, दैट विल बी स्लोप। तो अगर आप tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा दैट इज dV चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। dV को आप लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, उसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज V1 गामा डेल्टा थीटा, क्लियर। और टाइम इंटरवल कितना है आपके पास में, कुछ dt, इसको dt बोल दो, इसको कुछ d थीटा बोल, छोटे से टाइम इंटरवल निकाल लेते हैं, वो सेम आना है बिकॉज रेट तो बदलना नहीं है, ये चीज है आपके पास। अगर ये टर्म कहां से निकाल, dθ/dt, तो आप देखिए टेम्परेचर जो इस बॉडी का चेंज हो रहा होगा वो इसके मास और स्पेसिफिक हीट की वजह से चेंज हो रहा होगा। तो आप कह रहे जो पावर मिल रहा है 124, वो किसके बराबर होगा, ms dθ/dt। m की वैल्यू, मास ऑफ आइस निकालो चाहे मास ऑफ वाटर निकालो, एक ही बात है। मास ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है, ये वाली टर्म है, दैट इज 90 ग्राम। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 90, s की वैल्यू 1 dθ/dt। तो यहां से बच्चों dθ/dt आया आपके पास, दैट इज dθ/dt कितना आ रहा है, दैट 24/90
डिग्री पर सेकेंड। पर जो सवाल में पूछ रहा है टर्म आपके पास, वहां पे मिनट की बात चल रही है, मिनट की बात चल रही है, सेकंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कितना बनेगा 24/90 मल्टीप्लाई 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट। ये आ गया, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट उठा के पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे पुट करके tan थीटा आपके पास आएगा, v1 की जगह आ गया 90, गामा आएगा यहाँ पे, अल्फा नहीं गामा, गामा की वैल्यू कितनी 10⁻³ और डी थीटा बाई डी टी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 24/90 मल्टीप्लाई 60। 90 साफ हो गया आपके पास। यहाँ से आप सोल्व करें tan थीटा की वैल्यू कितनी 1.44 सीसी पर मिनट कर पाएंगे, बिकॉज ये वॉल्यूम का चेंज तो सीसी में ही था। फिर अब बात करते हैं कि वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, डी ऑप्शन की, उसे बोला पानी कब बॉइल करना शुरू हो जाएगा। तो वाटर की बॉइलिंग देखनी होगी आपको, तो कितना मास है 90 है। अच्छा 90 मल्टीप्लाई बॉइल होना तब शुरू हो जब 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, 100 डिग्री में 100, इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी। कहां से कहां पे, वाटर से क्या बनने में, स्टीम बनने में, ठीक है। वाटर से आपके पास स्टीम बनना शुरू होने के लिए इतना सबसे 100 डिग्री पे जाना पड़ेगा ना इसको, तो कितना इतना हीट चाहिए होगा, इतना हीट चाहिए इसको। तो यानी हीट कितनी आपके पास 9000, कितनी हीट चाहिए, तो 9000 हीट देने के लिए कितना, हर एक सेकंड की तरह 24 जा रहा है, कितनी कैलोरी चाहिए इसको, टोटल 9000 कैलोरी। और आपके पास में जो पर सेकंड जो हीट चाहिए 24 कैलोरी, टोटल कितना टाइम लगेगा, 9000 डिवाइड बाय 24, इसको अगर आप सोल्व करें तो टाइम आता है आपके पास 375 सेकेंड। ये अप्रोक्स 6 मिनट के आसपास है। तो टोटल टाइम जो आपके पास में आएगा वो आएगा 6 प्लस पहले वाले 5, 11 से बड़ा आना चाहिए। पर ऑप्शन में बोला है आपको 8.24, इस वजह से वो मैच करेगा नहीं। तो 3 ऑप्शन मैच करेंगे इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सवाल अच्छा था, थोड़ा क्रिएटिव था, थोड़ा सोचने वाला था, ठीक, छाप लीजिए। अभी हम 5th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। 5th प्रॉब्लम में क्या बोला गया कि इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, दैट इज B0, और ये आपके पास में कंडक्टिंग लूप है, रेजिस्टेंस R है, मास m है, और हर एक साइड इसकी A है। इसको कुछ V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। सवाल में क्या बोला गया है कि हम ये, इन्होंने सवाल में ऑब्जर्व हुआ कि ये जो आपके पास में लूप था ये अंदर जाने के बाद रुक गया। तो अगर ये रुके तो V0 की वैल्यू क्या हो सकती है, उसने पूछा है। एक बात पहले आप समझिए, देखिए जैसे ये लूप ऐसे एंटर होना शुरू होगा तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। लूप जैसे एंटर हो रहा है यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ आएगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो इस पे एक फोर्स आएगा, दैट इज करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, दैट इज ILB। उसकी वजह से इसकी स्पीड कुछ कम हो रही होगी। एक बार जैसे ये लूप पूरा अंदर एंटर हो जाएगा उसके बाद में इससे फ्लक्स चेंज नहीं होगा, करंट नहीं आएगा। तो अगर लूप को रुकना है, अगर लूप को रुकना है तो तभी रुक जाए जब पूरा एंटर होने से पहले रुक जाए। अगर पूरा एंटर एक बार हो गया तो जो वेलोसिटी है वही रह जाएगी, उसके बाद में कोई फोर्स नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो फोर्स नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आप ये देखिए जो फोर्स लग रहा होगा, मान लीजिए इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, ईएमएफ कितना आ रहा होगा आपके पास जब ये अंदर एंटर हो रहा है। तो उस वाले केस में हम ऐसे कुछ बात करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये लूप कुछ इतना पार्ट एंटर हो गया, इसका कुछ इतना पार्ट एंटर हो गया ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए इस वाले पार्ट में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, VBL कुछ नहीं आएगा, इसमें नीचे वाले में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इसी में आएगा, दैट इज VBL। तो ईएमएफ कितना आएगा आपके पास, VBL, ये वेलोसिटी है। करंट की अगर बात करूं तो करंट कितना आएगा, VBL डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। फोर्स देखिए, करंट कैसे फ्लो करेगा बच्चों, ऐसा करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा। इस वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, इस पे जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स, इस पे इस तरफ फोर्स, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनके फोर्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वाली वायर पे जो फोर्स लग रहा है पिछली तरफ वही लेना है। तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज I, L किसमें कितना आ जाएगा, इसको L लिख देता हूं एक बार, B, ये फोर्स आ गया। तो फोर्स की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो I की वैल्यू लिखता हूं पहले VB, L की जगह नाम कर दीजिए, इसका A नाम है, चलो L पढ़ा देते हैं, L² B², ये फोर्स आपके पास ILB, ठीक है। अब आप इसको किसके बराबर करेंगे, ये रिटार्ड हो रहा है तो आप इसे लिखें दैट इज MA। ए को क्या लिखें, हमें वेलोसिटी और पोजीशन की बात करनी है, तो dV/dt ना लिख के एक्सेलेरेशन को V dV/ds लिखा जाए। तो मैं लिखा इसे V B² L² M V dV/ds। V ने V को मार दिया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बन गया B² L² ds इज इक्वल टू mdv, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी का चेंज क्या करना है, मैक्सिमम आप इसको मतलब कितना चेंज कर सकते हैं, दैट इज V0। तो आपने बोला सर इनिशियल V0 थी, फाइनल 0 थी, एक माइनस आएगा रिटार्डेशन की वजह से, तो ये टर्म कितनी बनी, दैट इज mV0।
और कितनी दूरी के अंदर करना था, जब तक ये पूरा एंटर ना हो जाए। तो वो डिस्टेंस कितना मूव किया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, दैट इज साइड के बराबर। तो आपने लिखा 0 से लेके l तक। तो यहां से m विनोट कितना बना, दैट इज m b स्क्वायर l स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे एक ये वाला l आ गया। क्लियर, ये बन गया, ऐसा कुछ वेलोसिटी बन गया। तो जो v नोट आ रहा है आपके पास, v नोट आ रहा है b स्क्वायर l क्यूब डिवाइड बाई m। सही, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास। एक रेजिस्टेंस का टर्म छूट गया ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, ऐसा कुछ वेलोसिटी था। देखिए अगर इतनी वेलोसिटी होगी तो पूरा एंटर होके रुकेगा, जब पूरा एंटर होगा उसी टाइम पे रुकेगा। ये वेलोसिटी कब है, जब पूरा एल मूव करवाया। तो अगर इतनी वेलोसिटी होगी बच्चों, पूरा ऐसे एंटर होगा, बिल्कुल लास्ट में आगे रुक जाएगा। पर मान लीजिए पहले रोकना है आपको, तो क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी इससे कम होनी चाहिए। अगर इससे वेलोसिटी ज्यादा हुई फिर नहीं रुकेगा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए v, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर एल क्यूब डिवाइड बाय एम आर के, ऐसा कुछ होना चाहिए एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं, सबसे पहले अगर आप ए ऑप्शन की बात करेंगे तो वो इससे ज्यादा है, तो वो नहीं हो सकता, दैट इज इसका वो डबल है तो नहीं हो सकता। सेकंड में बोल रहा है डिवाइड बाय 2mr, हाँ वो हो सकता है, तो बी ऑप्शन हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो इससे कम वैल्यू आनी चाहिए थी, तो बी, सी और डी तीनों ही सही हो जाएंगे। आपने क्या किया ये आप देख लीजिए, आपने पूरा एंटर करवा के देख लीजिए। पूरे मतलब मैक्सिमम केस क्या हो सकता है, ये पूरा एंटर होके रुके तब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और अगर इससे पहले रुकना है तो वेलोसिटी इससे कम होनी चाहिए। तो मैंने बोला ये पूरा एंटर होके तब रुके, तब की वेलोसिटी है। अगर उससे कम की देखनी होगी तो वेलोसिटी वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो ऐसे तीन ऑप्शन मैच करें, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल था, देख लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 6 की बात करें, सवाल एज कंपेयर टू अदर प्रॉब्लम जो हमने देखी सिंपल ही है सवाल, थोड़ा कैलकुलेटिव तो है पर सिंपल है। सवाल में क्या बोला गया, एक बैटरी है, एक गैल्वेनोमीटर, एक रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू कुछ आप मान लीजिए R, और इसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए x, रेजिस्टेंस x मान लीजिए ना, इसकी R मान, इसको कुछ y ओम मान लीजिए, y ओम। ठीक है, एक्स वाई लिखेंगे अच्छा लगेगा हमें। तो इसने बोला कि इससे जो करंट जा रहा है 0.42 एम्पियर, तो जो आएगा दैट इज इक्वेशन क्या बनेगी, 0.42 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय x प्लस वाई। इसकी रेजिस्टेंस कुछ y माना, इसकी रेजिस्टेंस कुछ x माना। यहाँ से देखते हैं तो ये बन रहा है नीचे 100, तो यहाँ पे ये आ गया 2 आपके पास, तो यहाँ पे कितना आया, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 ओम। एक इक्वेशन तो ये बन गई। फिर इसने क्या बोला, अगर एक गैल्वेनोमीटर को, आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर को इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जो रीडिंग है आपके पास में G1 की वो 0.50 बन जाती है। ये भी देख लेते हैं सोल्व करके, कैसे करेंगे हम। अगेन दैट इज 21 डिवाइड बाय R इक्वलेंट कितना बना, इसकी रेजिस्टेंस का नाम कुछ ये X है और ये Y है और ये आपके पास कुछ X है। तो आप इसका इक्वलेंट निकालें तो कितना बनेगा, दैट इज XY डिवाइड बाय X प्लस Y प्लस x, और इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.50। ठीक है, इसको थोड़ा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ 100 बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे कुछ 2 आ गया। एक्सप्रेशन को अगर आप इधर लेकर जाएंगे तो बनेगा XY डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस x इज इक्वल टू 42। क्लियर है, ऐसा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब आपको यार ये सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, मुद्दा यही है आपके पास। तो यहां से थोड़ा देखिए कुछ बात बन रही है क्या। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस xy, इसका एलसीएम लिया है एक्स स्क्वायर xy इज इक्वल टू 42x प्लस 42y। ठीक है, एक्सप्रेशन को थोड़ा देखा जाए तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, x प्लस 2xy इज इक्वल टू 42x प्लस 42y। अब हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो मान लेते हैं हमें गैल्वेनोमीटर की वैल्यू निकालनी है। गैल्वेनोमीटर की अगर मान लीजिए ऑप्शंस में अगर मुझे करना होता तो मैं एक्स वाई की वैल्यू ऑप्शन के साथ पुट करके देख रहा था, तो इजी हो जाता सवाल थोड़ा, पर ठीक है पूरा कर लेते हैं। तो आप x को क्या लिख दो, दैट इज 50 माइनस वाई, नहीं तो हम y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, तो ये करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 50 माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू 42x प्लस 42, 50 माइनस एक्स। डन, सोल्व कर लीजिए। ठीक है, कुछ कट रहा है कि देखते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स साफ हो रहा है कि ये साफ हो रहा है यहाँ पे, एक तो इसको उड़ाओ यहाँ पे। तो ये टर्म कितना बन गया आपके पास, यहाँ पे बन गया एक्स स्क्वायर
माइनस 100x प्लस 2100 इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेके चलेंगे तो ऐसा टर्म कुछ बन रहा है। अब आप देखिए क्या आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 70x माइनस 30x प्लस 2100 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 70 माइनस 30 कॉमन आ गया, दैट इज x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 30 ओम आ रही है आपके पास, या फिर x की वैल्यू आ रही है 70 ओम। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आनी चाहिए। अब आप देख लो कौन सी वैल्यू आपसे क्या बोल रहा है ऑप्शन में, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 30 ओम। हाँ सही बैठ रही है ये वाली बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे 30 ओम, क्योंकि x प्लस वाई 70 तो हो ही नहीं सकता, फिर उसके हिसाब से y को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट तो सही नहीं है हमारा। तो ये क्योंकि ये तो गणित बता रहा है ना, गणित में तो y नेगेटिव हो सकता है पर हमारा नहीं हो सकता बिकॉज वो रेजिस्टेंस है। तो आपके पास x इज इक्वल 30 ओम, मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितनी होगी, 30 ओम होगी। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, इसकी रेजिस्टेंस होगी 20 ओम। तो ए ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G2, तो आप ये निकाल पाएंगे अब, तो अब कर लेंगे ना। ये कितना है, 30 ओम, ठीक है। ये कितना है आपके पास 20 ओम। करंट कितना 0.50, इसको डिवाइड कर दो आप, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज 0.1, दैट इज 0.2 एम्पियर आएगा, 0.2 एम्पियर। करंट डिवाइड कर लेंगे ना बच्चों, यहाँ से 0.5 एम्पियर आ रहा है, इन दोनों में डिवाइड कर लो तो इससे जाएगा दैट इज 0.2 एम्पियर, क्योंकि उल्टे रेशो में जाता है। 5 हिस्से करेंगे, इसके 50 हिस्से करना है ना आपको, 0.50 के 50, दैट इज 0.1, दैट इज 0.1, इसमें इसका डबल हिस्सा जाएगा, दैट विल बी 0.2 बन जाएगा, यहाँ पे जाएगा 0.3 एम्पियर। फिर इसके हिस्से करेंगे 50, फिर मल्टीप्लाई इसमें 20 करेंगे तो 0.2 आएगा, यहाँ पे 0.3 आएगा। तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। इफ इंस्टेंट ऑफ दिस G2 इज कनेक्टेड पैरेलल टू G1, then their reading would be same as 0.21 एम्पियर। वो वाली बात गलत हो जाएगी, आप करके देख लीजिए। आप सिंपल सर्किट बना लीजिए। बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू कुछ 20 रखें और इसको ऐसे कनेक्ट कर दें आप 30 तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा आपके पास। तो जब आपके जो सर्किट में करंट आएगा दैट विल बी 21 डिवाइड बाय 35, और इस वाले में जो जाएगा यहाँ पे जो दो पैरेलल में होंगे तो हाफ हाफ जाएगा, तो इसका हाफ। ये वाली वैल्यू ये बोल रहा है आएगी आपके पास 0.21 पर आएगी नहीं ये वाली वैल्यू, क्लियर, उतनी नहीं आ रही। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो गया आपके पास, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। प्रॉब्लम नंबर 7 की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो आपको एक पैराग्राफ लिखा गया, सिंपल सा पैराग्राफ है यूनिट डायमेंशन का। पहला सवाल में आपको ये बोला गया कि फोर्स का एक्सप्रेशन आप ऐसे कुछ लिखिए और एरर बताइए एप्सिलॉन नोट के अंदर कितनी एरर आएगी। तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे df बाय f इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, d एप्सिलॉन नॉट बाय, पहले एरर ले लो, बेसिक तरह से करना चाहिए, पहले एरर ले लो। तो यहाँ पे बन जाएगा दैट इज ln q1 प्लस ln q2 प्लस 2 ln r माइनस आएगा वैसे यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा सम कांस्टेंट माइनस ln 4 पाई माइनस ln एप्सिलॉन। एरर की अगर आप बात करें बन जाएगा df बाई f, तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं, 2 dr बाई r प्लस यहाँ पे बन जाएगा d एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। इसकी एरर का परसेंटेज आपसे पूछा गया कितना परसेंट है, तो ये df बाई f का एरर गिवन है, कितना परसेंट है इसमें, दैट इज 10 टू द पावर -3, ठीक है। 2 dr बाई r में कितना है आपके पास, that will be 6 plus 6 multiplied to the power -3 is equal to d एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। क्योंकि ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, इधर लेके मैक्सिमम देखना है आपके पास, तो क्या है 7 multiplied to the power -3 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसे मैच कर जाएगा। 8 सवाल सिंपल है, इसके अंदर आप सब चीज़ों में कन्वर्ट करके देख लीजिए, जो चीज़ें फाइनली डिफाइंड हुई है, किसकी फॉर्म किसकी वैल्यूज फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर, लाइट ऑफ स्पीड, इन सब की टर्म्स में कोई टर्म जो बने वो टर्म होगी, तो वो आप सोल्व करके देखें तो एक ही टर्म आएगी, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वो सिंपल सवाल है यूनिट डायमेंशन का, ये आपसे होना चाहिए था, ठीक है। ये वाली पाइप है, एक ये वाली पाइप है, और इसके अंदर आपके पास एक और पाइप है, तो इसकी जो रेडियस होगी आपके पास में दैट विल बी 0.1 मीटर और इनकी 1 मीटर 2 मीटर है। सबसे पहले वाले कैसे बोला गया, इनर पाइप को फिक्स कर दिया गया, इस वाले पाइप को फिक्स कर दिया गया। तो अब क्या होगा, अब ये कुछ ऐसे घूमेगा आपके पास, ये कुछ ऐसे घूमेगा, और अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये भी कुछ ऐसे ही घूमेगा। अब होना क्या चाहिए, इस वाले पॉइंट में स्लिपिंग नहीं है, तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी, जैसे इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी छोटे वाले पाइप की, वही इस वाले पाइप के सरफेस की वेलोसिटी होगी। तो आपसे बोला गया कि द पाइप विच इज फ्री टू रोटेट, उनकी एंगुलर वेलोसिटी निकालने बोला। अब देखिए यहाँ से देखिए ये वाला तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो आप इसमें एनर्जी देखें दैट इज mg, पोटेंशियल जी में कितना चेंज आया, दिस इज 2 प्लस 0.2, यहाँ से ये दूरी कितनी हो, देखिए ये तो 2 हो गया, ये 0.1 0.1 इतनी होगी, दैट इज 2.2 mg, इतनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। अभी किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा।
तो अगर आप देखेंगे इस वाले छोटी पाइप का, तो वो कैसा मोशन है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है। एक तो लिख लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह आएगा आपके पास में एम आर स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये इसका ओमेगा हो गया और ये वाला पॉइंट आपके पास में स्लिप नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, v इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर आएगा। तो यहाँ पे आप ओमेगा को चाहे तो v बाय आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस हाफ किस वाली का, इस बड़े वाली पाइप का I दैट विल बी m, आर की जगह कितना आएगा 1.2 और इसका ओमेगा 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसका जो ओमेगा 1 होगा बाहर वाले का, वो कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी अगर आपने वेलोसिटी कुछ v मानी है तो टॉप वाले पॉइंट की कितनी वेलोसिटी 2v होगी, सही है। तो इस वाले रोड का जो ओमेगा आएगा ओमेगा 1 दैट विल बी 2v डिवाइड बाय 1.2। आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। ये तो क्या इनर पाइप फिक्स वाला केस में ना, तो इनर पाइप फिक्स में अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूम रही होगी, अगर इनर पाइप फिक्स होगा तो ऐसा ओमेगा आर होगा। अब आउटर पाइप फिक्स वाला केस करते हैं, तो उसमें एक ये सेंटर बना लिया, एक अंदर सेंटर बना दिया, ठीक है। अगर आप इसको घुमाएंगे ओमेगा से तो ये ऐसे घूमेगा, आप फील करके देखिए, इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसकी एसिडिटी कुछ ऐसी आएगी। अब की बाद जो इक्वेशन बनेगी पोटेंशियल सेम की सेम आएगी 2 + 0.2 और ये वाली टर्म आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसकी सेंटर की वेलोसिटी होगी और इसका कुछ ये आपने मान लिया कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा मान लीजिए आप। अच्छा अब देखिए, अब इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो ये कितनी है v और ओमेगा। तो ये तो समझ में आया सर v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, पर सेंस अलग है, पहले वाले में अलग सेंस था, अब की बार वाले में अलग सेंस है। अब आप इसे क्या लिखेंगे, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को v स्क्वायर बाय आर लिखा जा सकता है, ठीक है। प्लस अब इसकी वेलोसिटी कैसे, इसका ओमेगा कैसे निकालें इनर वाले का, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज v प्लस ओमेगा आर, v प्लस ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा डैश मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ऊपर वाले से देखिए दैट इज v प्लस ओमेगा आर, यहाँ पे देखिए दैट इज ओमेगा डैश प्लस 1। ये जो ओमेगा डैश है वो इनर वाले की रेडियस है आपके पास, दैट विल बी हाफ m, आई की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई ओमेगा डैश का होल स्क्वायर। आप ये दोनों इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर। और जो आपके इसमें ओमेगा सेंस का सेंस है वो डिफरेंट आएगा। क्यों सेंस डिफरेंट आएगा, बिकॉज जब ये ऐसे घूम रहा है, जब ये इस वाले केस में, जब सबसे पहले आप बड़े वाले केस की बात करते हैं, जब ये इनर वाला फिक्स था, तो जब ये बाहर वाला ऐसे घूम रहा था तो ये भी कुछ ऐसे ही घूम रहा था आपके पास। इस वाले केस में जब ये ऐसे घूम रहा है तो उल्टा घूम रहा है, तो ओमेगा का सेंस क्या आपके पास डिफरेंट है, इस वजह से ओमेगा में जो रिजल्ट आएंगे दैट विल बी नेगेटिव में आएंगे। तो दो इक्वेशन से आप सोल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। बच्चों हम न्यूमेरिकल का फर्स्ट सवाल कर रहे हैं, ऐसा कोई सेटअप है, तो इसमें आपसे पूछा गया कि इस बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, जो क्यू वैल्यू होती है, वो क्यू वैल्यू इन दोनों के पास एनर्जी में जाती है, किसी के पास कितनी भी जा सकती है। अगर पूछा है मैक्सिमम तो हम बोल देंगे सारी एनर्जी इसके पास चलेगी। तो अगर आप यहाँ पे निकालें क्यू वैल्यू आएगा कितना, क्यू वैल्यू दैट विल बी मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मास ऑफ रिएक्टेंट है तो ये न्यूक्लियस है ना आपके पास में, सवाल में ऐसे ही बोला गया नियोन इसमें जाता है, मतलब ये न्यूक्लियस है आपके पास में, न्यूक्लियस ब्रेक हो रहे हैं, ये न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं। हमें मास किसका लेना, न्यूक्लियस का लेना होता है, एटम का नहीं लेना होता, पर सवाल में किसका गिवन है आपको, एटम का, इसलिए दिक्कत है। तो हम क्या लिखेंगे, मैं बोलूंगा दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस दैट इज किसका, नियोन का, प्लस अगर एटम का गिवन है इसमें क्या होंगे आपके पास में, आपके पास में कुछ 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, प्लस मास ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, ये है मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस टोटल 10 me, ये एक्सप्रेशन आपके पास में सवाल में गिवन है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मास ऑफ Ne माइनस मास ऑफ Na माइनस मास ऑफ E मल्टीप्लाई C का स्क्वायर। पर यहाँ पे ये जो m है ये क्या है आपके पास, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, पर सवाल है मास ऑफ न्यूक्लियस साथ देखिए एटॉमिक मास गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे, ये जो आपके पास में है 22.9945, ये क्या है, मास ऑफ Ne के न्यूक्लियस का मास हो गया आपके पास, प्लस इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स का मास हो गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टर्म आपके पास 22.9898, ये क्या है, मास ऑफ Na, इसका न्यूक्लियस का मास हो गया, प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप दोनों को सेपरेट कर देंगे, अगर हम दोनों को सेपरेट करें तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास, दैट इज मास ऑफ Ne माइनस मास ऑफ Na माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और वो सब्ट्रैक्शन कितना आएगा आपके पास निकल के, दिस वैल्यू विल बी 0.0047 U, ये एक्सप्रेशन आएगा। तो
तो इसकी जो वैल्यू है वो ये है। आप ये वाली चीज ध्यान रखिएगा, हमें मास ऑफ न्यूक्लियस लेना होता है। इसीलिए कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी जगह ये वाला मास पुट करते हैं, इसकी जगह ये वाला मास पुट करते हैं, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। नहीं करना भाई साहब, आपको न्यूक्लियस का मास चाहिए, इतना एक्सप्रेशन। तो इसकी जो क्यू वैल्यू आपके पास में आ रही होगी दैट विल बी 0.0047 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, और 1 AMU मल्टीप्लाई सी स्क्वायर 931.5 जो सवाल में गिवन भी है, ये बन गया 0.0047 मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें एक ही कंसेप्ट जहां पे गलती हो सकती है वो ये कि यहाँ पे जो मास लेने हैं वो किसके लेने, न्यूक्लियस के लेने हैं, एटम के नहीं लेने। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। हम सेकंड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बोला गया, एक चार्ज है, उसकी वैल्यू के लिए 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम, इतना चार्ज है, और एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया जिसका मास 1 ग्राम है, किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ में। उससे बोला था पोटेंशियल है वो गिवन है, दैट इज V इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और आपको बोला गया कि y कोऑर्डिनेट जब मैक्सिमम होगा तो पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, ये वो जानना चाह रहा है। तो देखिए नीचे की तरफ एक तो ग्रेविटी लग रहा है आपके पास, ठीक है, तो एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वजह से देखता हूँ EFI अगर आप देखेंगे E, तो E आएगा -3i कैप -4j कैप, निकाल पाएंगे इससे EFI, दैट इज -∂V/∂x -∂V/∂y। फोर्स अगर आप देखेंगे इसकी वजह से, तो फोर्स कितना आएगा, दैट इज QE, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर 3 है और नीचे की तरफ 4 है, इसकी वजह से फोर्स आएगा QE, दैट इज 3 मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू MA। तो इससे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो देख लेते हैं। Q की वैल्यू गिवन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ यहाँ पे आ गया 1 ग्राम डिवाइड बाय 1000, ये टर्म साफ होगी तो एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो इसकी वजह से जो इस तरफ एक्सेलरेशन आ जाए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वजह से चेक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया 4Q इज इक्वल टू MA, Q की वैल्यू 2 दैट विल बी, तो AY जो आ रहा है वो आ रहा है 8। तो ये तो आ गया बच्चों चार्ज की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो नेट अगर आप देखेंगे, नेट ऐसा आ गया, इस तरफ जो नेट एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस तरफ जो नेट आ रहा है वो ग्रेविटी और ये दोनों ऐड हो जाए दैट इज 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पार्टिकुलर प्रोजेक्ट किया आपने, इसे कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए वेलोसिटी के, तो इस तरफ जो वेलोसिटी आपके पास निकल के आएगी दैट विल बी 8 मीटर पर सेकंड, और इधर जो वेलोसिटी निकल के आपके पास आएगी दैट विल बी 6 मीटर पर सेकंड। जब y मैक्सिमम होगा तब ये वाली वेलोसिटी 0 बन जाएगी। तो कितना टाइम लगेगा, Vy इज इक्वल टू AY मल्टीप्लाई T, बिकॉज U तो 0 है, टाइम कितना लग गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी को 0 कर देंगे, UY कर देंगे इसको। तो T की वैल्यू आपके पास है 6/18 दैट इज 1/3 सेकंड, मतलब इस वाले टाइम पे y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा, तो उस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में वही होगी, y वाले तो है नहीं, तो v नेट कितना होगा, तो vx देखता हूं मैं, दैट इज v इज इक्वल टू u माइनस t, तो vx कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा v नेट वो भी कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड होगा। बात समझ आ गई, बिकॉज ये वाली वेलोसिटी 0 बन गई, सिर्फ y वाली बच गई दैट विल बी 6 मीटर पर सेकंड। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, छाप लीजिए। हम न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम नंबर 3 की बात कर रहे हैं। सवाल सिंपल है पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इसमें बोला कि इसके सरफेस पे कुछ चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो सब चार्ज ऐसे से घूम रहा है, तो ये सेंटर पे MFI कितना है ये आपको बताना है। तो डायरेक्शन सबकी वजह से जुड़ेगी, डायरेक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा, अगर करंट कैरिंग ग्रुप यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, इसके एक्सिस पे जो आता है वो सेम रहता है। तो आप क्या कीजिए, इसको एक करंट कैरिंग ग्रुप की तरह ट्रीट कर लीजिए, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा। देखिए एक्चुअल तो आपको ये पता है सर, हर इस DQ की वजह से डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड कोई और डायरेक्शन आएगी, इसके अलोंग नहीं आएगी, पर इसको काटने वाला एक और नीचे वाला होगा, इस वजह से आपको रिजल्टेंट नीचे की तरफ ही मिलेगा डायरेक्टली। तो आप सीधा भी कर सकते हैं, आप लिख दीजिए इसको μ0I डिवाइड बाय 2r साइन क्यूब थीटा, ऐसे इस टर्म में आप लिख लेंगे इसको, दैट इज dB हो गया ये आपके पास। μ0I की जगह क्या लिख देंगे, I की जगह सबसे चार्ज लिखिए आप, I कितना आएगा आपके पास, चार्ज लिखिए, चार्ज कितना आएगा इसको थीटा मान लो, तो दैट विल बी सिग्मा मल्टीप्लाई 2πr r d थीटा, ये चार्ज आ गया, डिवाइड बाय टाइम कितना है 2π/ओमेगा। ये एक्सप्रेशन आप यहाँ पे डाल देंगे, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास पे है, इस पूरे टर्म को आप इंटीग्रेट मार दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे जो r है वो r कितना बनेगा, रेडियस नहीं बनेगा, दिस विल बी r साइन थीटा, फिर ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। आप इस वाले टर्म को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, फिर आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा बनेगा इंटीग्रेशन, आप इस सोल्व करके प्रोसीड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा 2.40।
क्लियर। तो आपको एलिमेंट पकड़ना आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जब चार्ज ऐसे घूमता है, चार्ज घूमता है, तो इस वाले केस में वैसे करंट कैरिंग वायर मानना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कोई और डायरेक्शन में आता है, वो अलोंग द एक्सिस नहीं आता। आपको याद होगा एक मॉड्यूल में सवाल था, पर इस वाले में वो दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इसका ये जो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला और एक ये वाला, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको निकालने के लिए आप मान सकते हैं वैसे, पर इस वाले नेट को देखेंगे तो नेट अलग आएगा आपके पास। पर एक्चुअली होगा क्या, नीचे वाले में भी ऐसे भी नीचे भी होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस वजह से इस वाले तरीके से करने से रिजल्ट सही आ रहा है। ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया कि यार एक स्ट्रिंग है जो आपके पास ऑसिलेट कर रही है, और ये आपके पास थर्ड हार्मोनी में ऑसिलेट कर रही है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 120 हर्ट्ज। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे आएगी इस वाले केस में, दैट विल बी 3v/12, बिकॉज थर्ड हार्मोनी का, और ये कितना है 120, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 2, एल की जगह कितना लिखा आपने 1.5, v की जगह कितना आ गया √t/μ, t की वैल्यू कितनी है, m गिवन है 256 ग्राम को 1000 कर देता हूँ, ये लो, मल्टीप्लाई g/μ, ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास। और ये वाली वैल्यू कितनी है बच्चों 120। अब इसमें क्या बोला गया, इस मास की वैल्यू क्या की जाए, ताकि अभी जैसे 3 लूप्स में ऑसिलेट कर रहा है, और कितने नोड से 4 नोड है, तो बोला 5 नोड में ऑसिलेट करे। 5 नोड कब बनेंगे, 5 लूप नहीं बोला, बोला 5 नोड्स। 5 नोड्स मतलब 4 लूप्स। तो उस वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी बनेगा विल बी 4v/2l। क्लियर। तो यहाँ पे फोर्स इसमें क्या, l तो सेम है आपके पास में, v बदल जाएगा बिकॉज इस मास को चेंज करना है, तो आप इसको v' बोल दीजिए। ये फ्रीक्वेंसी भी कितनी आनी चाहिए बच्चों 120 आनी चाहिए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 4/2l, v' को लिखा, मान लीजिए वो मास कुछ m ग्राम में था आपके पास, 1000 डिवाइड बाई g और म्यू, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर करें, दैट इज 3/2l मल्टीप्लाई 256 g डिवाइड बाय 1000 म्यू। वेलोसिटी को क्या करना है, वेलोसिटी को हमें ये एक्सप्रेशन है ना आपके पास में, तो यार ये वाली टर्म से अगर बराबर करना है तो v डैश घटनी चाहिए, मतलब मास घटेगा कुछ। तो आप देखते हैं अपने करके, ये यहाँ पे साफ हो गया, ये यहाँ पे साफ हो गया, 2 और ये l साफ हो गया आपके पास। तो एक्सप्रेशन में यहाँ पे कुछ आ रहा है, ये 4/3 इज इक्वल टू √256 डिवाइड बाय m, इतना सही है। स्क्वायर उठा देते हैं, यहाँ पे बन गया 16/9 इज इक्वल टू 256 डिवाइड बाय m। तो जो m की वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 16 ही है आपके पास में, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 16 × 9 दैट इज 144 ग्राम। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 144। तो सिंपल सवाल था, इस पेपर में सिंपल सवाल कम है, ये था। ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, उसकी रेडियस गिवन है सरफेस 25 सेंटीमीटर, ये लेंस का इफेक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.4, दैट इज 1.4। यहाँ से पैरेलल रेज आ रही है तो कहाँ पे मीट करती, फोकस से मीट करती, पर एक्चुअली बीच में एक स्लैब भी लगा रखा है और ये स्क्रीन है। तो ये बोल रहा है कि भाई साहब इसकी विड्थ कितनी हो ताकि जो इमेज फाइनल बने वो कहाँ पे बने, स्क्रीन पे बने। तो मैं बोलता अगर स्क्रीन नहीं होती तो कहाँ पे बनता, वो पहले चेक कर रहे हैं, इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। तो आप देखिए 1/f इज इक्वल टू μl/μm, μl/μm -1 1/r1 -1/r2, ये एक्सप्रेशन आता है आपके पास, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पे 1/f लिखा, μl/μm दैट विल बी 1/4 दैट इज 0.4 दैट इज 4/10, 1/r1 अगर आप r1 की बात करेंगे यहाँ से मान लीजिए आप इसको दें, दैट विल बी पॉजिटिव, r2 नेगेटिव बनेगा, आपके पास 2/25 सेंटीमीटर में रिजल्ट आएगा आपके पास। इसको थोड़ा देखते हैं, तो ये 5 बन गया आपके पास। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ आपके पास निकल गया दैट इज 125/4 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको जो इमेज बनानी है वो बनानी कहाँ पे, 35 पे, और आपकी कहाँ पे बन रही है, दैट इज 125, ये कुछ 31 पॉइंट कुछ आएगी ना आपके पास में, दिस विल बी 31.25 शायद ये आएगी। तो हमें देखते हैं शिफ्ट कितना करना है, शिफ्ट कितना रिक्वायर्ड है। जो फाइनल इमेज बनी चाहिए आपके साथ बन 35, पर अभी कितने बन रही है, 125 डिवाइड बाय 4। तो अगर आप शिफ्ट यहां से निकाल के देखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी
ऐसा एक्सप्रेशन आएगा ये। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगी 15/4 सेंटीमीटर, इतना शिफ्ट चाहिए। अब आप याद कीजिए कि जब आपके पास में लेंस का, जब आपके पास जैसे ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है, तो जब स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है मीडियम से, और जब ऐसे रेस कुछ आ रही होती है आपके पास में, तो क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शिफ्टिंग होती है, तो इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाएगी और वही हमें चाहिए। और वो शिफ्ट आता कितना है, वो शिफ्ट आता है आपके पास में म्यू ऑफ मीडियम डिवाइड बाय म्यू ऑफ लेंस -1 मल्टीप्लाई टी, दिस इज शिफ्ट। आप एक बार एक्सप्रेशन निकाल के देखिएगा वहां पे जो नोट्स के अंदर है, नहीं तो आप वैसे भी करके देख सकते हैं। एच एपरेंट निकाल लीजिए, एक्चुअल निकाल, दोनों को सेपरेट कर लीजिए, यही वैल्यू आएगी। तो शिफ्ट कितनी करनी है आपको, दैट इज 15/4, टी की वैल्यू निकालनी है। म्यू ऑफ लेंस कितना, म्यू ऑफ, दिस इज म्यू ऑफ ग्लास ना, म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड म्यू ऑफ ग्लास, मैंने बताया था ऊपर मास्टर आता है, ऊपर मास्टर आता है, क्लियर। एम मतलब मास्टर, ठीक है, ऊपर मास्टर आता है, याद रख लेना इस बात को। तो मैंने बोला था इसमें गलती होती है, लोग म्यू जी बाय म्यू एम करते हैं, आता कितना है म्यू एम बाय म्यू जी। चाहे तो आप बेसिक से निकाल के देख लीजिए, यहाँ पे खड़े होकर पहले एच एपेंड देखिए, फिर एक्चुअल देखिए, फिर शिफ्ट निकाल के देखिए। एक लोग वो एक लोग इक्विवेलेंट पाथ लगा देते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट पाथ नहीं लगाना। इक्विवेलेंट पाथ कहाँ पे, वेव ऑप्टिक्स में बात होती है इक्विवेलेंट पाथ की, उससे शिफ्ट नहीं आएगा, हमें शिफ्ट चाहिए। आप इसकी वैल्यू निकाल के देखिए, तो भाई साहब ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास 2/3 सही, -1 15/4, तो ये एक्सप्रेशन कितना आएगा आपके पास, दिस इज 1/3, मतलब ये ऐसा कुछ बनता है ना, माइनस यहाँ पे आता है, प्लस यहाँ पे आता है, इज इक्वल टू 15/4। तो टी की वैल्यू जो आपके पास आ रही है दैट इज 45/4, तो कितना आ रहा है आपके पास 11.25, तो आंसर आ जाएगा 11.25 सेंटीमीटर। फिर एक बार आप ऑप्टिक्स वाले एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए, जो शिफ्ट आता है 1 माइनस आता है इस वाले केस में, और जब उल्टा हो रहा होता है आपके पास में, किसका रिफ्रैक्टिविटी ज्यादा होता है उसका कम होता है, तो जैसे इसका उल्टा हो जाता है आपके पास कि वहां पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 6 की बात कर रहे हैं। इस बार सवाल में क्या बोला गया, डाइलेक्ट्रिक आधा डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर है, मतलब सॉरी हाफ कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक है, क्लियर, कितनी लेंथ तक, L/2 लेंथ तक। अब इस पे जो इनिशियल जो फोर्स लग रहा है वो mg से बैलेंस हो रहा है, तो ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा आपके पास दैट इज F, वो किसकी वजह से लग रहा है, दैट इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज लगा रहा है कैपेसिटर का, और नीचे लग रहा है mg, दोनों आपस से बैलेंस आउट हो रहे हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, अगर आपको इसका रिजल्ट याद होगा या फिर आप नोट्स में अगर एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कितना पार्ट इंसर्टेड है, दैट F इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, उस पर डिपेंड ही नहीं करता, मतलब इसकी वैल्यू कुछ फिक्स आ रही होगी, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर है, mg के बराबर है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर है, mg के बराबर है, और ये हमेशा रहेगा, अगर x कम ज्यादा होगा तब भी उतना ही रहेगा। और F इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम इस एक्सप्रेशन में आप जो बेसिक एक्सप्रेशन का निकाल के देखिए तो आपको दिखाई देगा वहां पे x पे डिपेंड नहीं करता है वो फोर्स, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक डज नॉट डिपेंड अपॉन, F इलेक्ट्रोस्टैटिक in this case does not depend upon x, मतलब कितना पार्ट कैपेसिटर का, सॉरी कितना पार्ट डायरेक्टरी कैपेसिटर में इंसर्टेड है उस पे फोर्स बदलता नहीं है, कम होगा ज्यादा होगा फोर्स सेम रहता है। एक बार आप एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, दो केस दिखाए थे, एक बार बैटरी कनेक्टेड थी और एक बार चार्ज और आइसोलेटेड कैपेसिटर था। आइसोलेटेड कैपेसिटर में डिपेंड करता है, इसमें डिपेंड नहीं करता एक्स पे। अब आपको बोला गया यहाँ पे एक्स्ट्रा मास लगा दिया आपने m, तो अब नेट नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा 2mg, तो F नेट कितना बनेगा आपके पास, दैट इज 2mg माइनस mg, दैट इज इक्वल टू mg। और एक्सेलेरेशन कितना आएगा, मास कितना होगा 2ma, ये साफ हो गया, तो a की वैल्यू होगी g/2, मतलब अब जो ये डाइलेक्ट्रिक है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा। तो बोला कितने टाइम में नीचे चला जाएगा, तो कितनी देर ट्रेवल करना है, L/2 करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a और t स्क्वायर। इसकी वैल्यू करिए आपने 80 सेंटीमीटर, दैट विल बी 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 2, बिकॉज सेंटीमीटर में है हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, दैट इज 5/2 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, ये साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे ये साफ हो गया। तो टी की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है, टी इज इक्वल टू √8/50, क्लियर, इतनी बात सही है। आप इसको थोड़ा देख लीजिए, कट रहा है, तो यहाँ पे 4 आ गया आपके पास, यहाँ पे 25 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2/5 आ गई, तो कितना आ गया 0.4 सेकेंड आ गया। तो इस सवाल में इसका कुछ था ही नहीं, बस इसका बस इतना ही अगर आपको पता होता कि इसका जो फोर्स है वो एक्स पे डिपेंडेंट नहीं आता, तो फिर ये सवाल तो काइनेमेटिक्स का सवाल है या फिर एनएलएम का आप हो सकता है, एक्सेलरेशन निकाल के फिर आप टाइम निकाल रहे हैं, चमक गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7,
अच्छा सवाल है। इसे बोला गया 2 प्लैंक्स हैं, वो मूव कर रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड से, और इस पर्सन का मास दैट इज अगेन दिस इज, इसका मास 40 kg है। तो इसकी मिनिमम स्पीड क्या हो, वी रिलेटिव मिनिमम क्या हो, मतलब इसके रिलेटिव, इसकी प्लैंक की रिलेटिव इसकी मिनिमम स्पीड से किससे ये जंप करे ताकि ये वहां पे पहुंच पाए। तो किसको मिनिमाइज करना है, इसकी रिलेटिव जो वेलोसिटी है उसको मिनिमाइज करना है। 2 वेलोसिटी मान लो, ऊपर की तरफ Vy आएगा, इधर कुछ Vx आएगा, ये 2 वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो अब आप ये ग्राउंड फ्रेम में लिखिए मैंने Vy और Vx, तो इसको जो यहाँ पे टाइम लगेगा, ये जो टाइम आएगा वो टाइम कितना आएगा हॉरिजॉन्टल के हिसाब से देखेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में देख लो तो कितना बजट डिस्टेंस है 5 मीटर, और ये Vx -8 हो गया, कितने टाइम लगेगा इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, 5 मीटर आगे आना है, इधर ये स्पीड Vx है, इसके रिस्पेक्ट में कितनी बजट है Vx -8, इस वाले हिसाब से भी उतना टाइम लगना चाहिए। तो टाइम अगर आप यहाँ से देखेंगे दैट विल बी 2Vy/g, इतना टाइम इसको हाइट के हिसाब से इतना टाइम लगेगा इसको, ठीक है। एक इक्वेशन आप मोमेंटम कंजर्वेशन की लिख लो। आप क्या लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ पे लिखिए आप इनिशियल मोमेंटम था इसका दैट इज 80 × 8, बिकॉज इसका मास 40, इसका 40, नेट 80 हो गया। और अगर आप देखेंगे आफ्टर जंपिंग, तो आफ्टर जंपिंग होने के बाद में इसका आया 40 Vx, ठीक है, और ऐसा कुछ मान लीजिए 40 × V1, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मान लीजिए, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ पे 40 साफ हो गया, तो आपके पास में आया Vx + V1 = 16। V1 क्या है, इस प्लेन की वेलोसिटी है, जंप करने वाले इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह V1 मान। अब आपको देखिए जिस चीज टर्म को आपको मिनिमाइज करना है वो टर्म क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी दैट इज Vx - V1 का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, दिस इज V रिलेटिव, दिस इज वी रिलेटिव। इस टर्म को आपको क्या करना है बच्चों, मिनिमाइज करना है। अब इस वाले टर्म को मिनिमाइज कैसे किया जाए, आप एक काम करते हैं, हम इन दोनों को यहाँ पे बराबर किया जा सकता है। तो इसको अगर आप बराबर करेंगे तो टर्म ऐसी बन जाएगी 5Vx - 8 = 2Vy/10। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक टर्म में ले आते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो अगर एक टर्म में लाएंगे तो V1 की वैल्यू उठा के रखें यहाँ पे, तो कितना बनेगा आपके पास, दिस इज √of V1 बन जाएगा 16 - Vx, 16 - Vx, तो ये बन जाएगा 2Vx - 16 का स्क्वायर प्लस Vy का एक्सप्रेशन यहाँ से देख लेते हैं। तो कितना आ रहा है आपके पास, 5 आ रहा है। तो यहाँ से Vy आपके पास जो निकल के आ रहा है, Vy = 25 डिवाइड बाय Vx - 18, क्लियर। इसको आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, दैट इज 25 डिवाइड बाय Vx - 18 का स्क्वायर, इसको मिनिमाइज करना है। तो आप इसको क्या कीजिए, इसके स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें। स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं एक्सप्रेशन से बनेगा dV रिलेटिव डिवाइड बाय dVx, स्क्वायर को कर रहा हूँ ना मैं, उसको नहीं कर स्क्वायर कर रहा हूँ, तो स्क्वायर कर दिया, इसको मिनिमाइज करना है, जिससे V रिलेटिव का स्क्वायर, इसको मिनिमाइज करना, डिफरेंशिएट कर दिया, 2Vx - 16 मल्टीप्लाई 2 आएगा आपके पास, प्लस यहाँ पे देखें 25 Vx - 8 का क्यूब आएगा यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे टर्म -2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और यहाँ पे तो और कुछ आना नहीं, इज इक्वल, ये दोनों 0 के बराबर करना है आपको, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके आप यहाँ पे Vx निकाल लीजिए, अगर आपको Vx मिलेगा तो Vy मिल जाएगा, फिर आप उसके रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, इसके रिलेटिव में यहाँ से आपके पास Vx आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आप Vx निकाल लेंगे, उसके बाद में क्या निकालना है, Vy निकाल लेना, मिल जाएगा। Vx और Vy में रिलेशन पता है, और यहाँ से फिर ये पुट करके यहाँ से फिर V1 निकाल देना, फिर आपको इसकी वैल्यू पूछिए तो वैल्यू आप निकाल पाएंगे Vx - V1 और Vy की, फिर आपको मतलब एक्चुअल निकालना हो तो यही वैल्यू निकालनी है ना, तो ये वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी हम इस पेपर का लास्ट सवाल कर रहे हैं। इसमें क्या बोला गया, पहले स्प्रिंग था, कुछ नहीं हैंग था, तो 45 सेंटीमीटर पर था, फिर आपने मास m को हैंग किया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे आई। इसका मतलब क्या है, k मल्टीप्लाई जो एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग में, वो कितना एक्सटेंशन हुआ आपके पास, दैट एक्सटेंशन इज 25 सेंटीमीटर, क्लियर। दैट 25 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू mg m मल्टीप्लाई g, ऐसा एक्सप्रेशन आपने लिख दिया। यहाँ पे ये 2 0 इससे साफ हो गया आपके पास, और यहाँ पे ये वाली टर्म यहाँ पे साफ होगी, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, दैट इज 18g/25, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है k की, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, फिर इसको क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना नीचे लेके आए आप, 5 सेंटीमीटर नीचे लेके आए, फिर आपने इसको यहाँ से रिलीज किया। आपसे बोला गया कि जब ये पहली बार ग्राउंड से 25 सेंटीमीटर ऊपर है, 25 सेंटीमीटर मतलब यहां से कितना ऊपर हो गया, यहां से 5 सेंटीमीटर और ऊपर हो गया, इतना ऊपर हो गया। तो सोचिए अगर आपने मीन पोजीशन से 5 नीचे छोड़ा है तो 5 ही ऊपर जाएगा, मतलब ये एसएचएम तो करना है, ये एसएचएम में कितना है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक, तो कितना टाइम लगेगा इसको, t/2 टाइम लगेगा, t/2 टाइम जो होगा वो आंसर होगा। टाइम के लिए निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, kx = ma, तो
तो टाइम पीरियड कितना है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सही है, ये होता है टाइम पीरियड आपके पास। ठीक है, आपका जो आंसर है t/2, तो जो टाइम आएगा दैट इज पाई अंडर रूट एम बाई के। अब आइए थोड़ा इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। पाई की जगह पाई दिखा, एम की वैल्यू कितनी है 180 ग्राम डिवाइड बाय 1000, के की जगह क्या लिखा 18 जी, ऊपर यहाँ पे आ गया 25। 18 ने 18 को मार दिया, इस जी ने यहाँ पे इसको मार दिया, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दिस विल बी 25 40 आ गया ना आपके पास। तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ रही है दैट इज π/2 बाय 1/√10, और आपको बोला गया पाई स्क्वायर को आपको 10 लेना है, तो ये टर्म यहाँ पे साफ होगी। तो टी की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी दैट इज 0.5 सेकंड। मतलब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जाने में कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकंड। तो आसान सवाल था, इस पेपर में आसान सवाल कम थे, तो ये बढ़िया था, ये होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो इस पेपर का डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने इस पेपर में बहुत कुछ सीखा होगा। ये पेपर को ढंग से जरूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।